रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो जाती है अपने आप? नहीं सर, तो फिर ये कैसे नहीं हुआ स्टार्ट? रिकॉर्डिंग चल रही है सर। चल रही है ना? हाँ जी बेटा। तो करूँ? हाँ। A borrows rupees 10,000 from B and gave him a bond of rupees 20,000 payable by 5 yearly installment of 4,000 and stipulation that in default of payment, the whole shall become due. This is a stipulation by way of penalty. ये पॉसिबल है। ये हमारे कुछ एग्रीमेंट्स इस तरह के बनते हैं जिनके अंदर ये प्योरली पॉसिबल होता है और इसको पेनल्टी डिफाइन किया गया है। ऐसा क्यों होता है बताएंगे? नहीं समझ आया। आपने मुझसे 20,000 रुपये उधार ली और आपने कहा जी सर मैं आपको 4,000 रुपये करके 5 इंस्टॉलमेंट में वापस करूँ। ठीक है जी। लेकिन मैंने एक क्लॉज लिख दिया कि जिस भी मंथ में डिफॉल्ट किया इससे पहले का जो भी दिया गया है वो सब जीरो माना जाएगा। अगर डिफॉल्ट किया तो सब कुछ जीरो माना जाएगा। आपको दोबारा पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली पेनल्टी हो गई। ये बनता कैसे ये बता देता हूं। इसके अंदर ये मेंशन होता है कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो इससे पहले आपने जो पैसा दिया है दैट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। आपको थोड़ा कंडेंस करके बताया गया केस। आपने मुझसे 20,000 रुपये लिए और आपने कहा कि 4,000 रुपये देंगे और मैंने साफ कह दिया कि अगर आप किसी भी दिन डिफॉल्ट करोगे तो वो 4,000 रुपये जो पीछे में दे चुके हो ना वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। मैं मानकर चलूंगा कि आपने अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट पे ही नहीं किया। तो दैट इटसेल्फ अ पेनल्टी हो गया। और नॉर्मल कोर्स में देखो तो ये कोई बुराई नहीं है। एग्रीमेंट है, जिस तरीके का बना बन गया। मेरी इच्छा है, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। आपको जरूरत थी, आपने साइन किए, साइन किए तो पे करो। और ऐसे एग्रीमेंट होते भी हैं अभी भी। आपके पास एग्जाम्पल होगा, हायर परचेज एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे। हायर परचेज, हायर परचेज के अंदर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, हायर और परचेज। हायर परचेज सिस्टम क्या है, आजकल कारों ने भी शुरू कर दिया, अगर आपने सुना होगा तो। कार कार कंपनीज ने शुरू कर दिया है। कार कंपनीज ने क्या शुरू किया है, कार ले जाओ हमसे, कार ले जाओ हमसे, महीने का 30,000 रुपया पे करना शुरू कर दो और जिस दिन आपको लगे कार वापस कर दो, 30,000 रुपये उसी दिन बंद हो जाएंगे। रेंटल सिस्टम। और अगर आपने इतनी इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे कर दी तो कार आपकी। दोनों है वो। बेसिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट चुराया हायर परचेज एग्रीमेंट से। वो बोलते नहीं है उसे हायर परचेज एग्रीमेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो हमारे पुराने टाइम पर जो पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना, सुबह क्या बोलते हैं, सूदखोर जमींदार या मुनीम जी जो लगे रहते थे कि हाँ जी कितना उधार चाहिए ले ले बेटा, और पहुंचे 1 साल बाद कितना रह गया बेटा, पैसा तो पूरा ही रह गया अभी, पिछला जो दिया था वो कहाँ गया, ब्याज में खप गया। और ये हर कोई यूज कर रहा है। आप कार फाइनेंस करा लो बेटा, कार फाइनेंस करा लो, आप होम लोन ले लो। आप मान लीजिए 20 साल का होम लोन लेते हैं 10 लाख रुपया, वो आपसे कहते हैं जी आपकी इंस्टॉलमेंट जो है 1 लाख के ऊपर 900 रुपए की है, तो 10 लाख रुपए के ऊपर कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट हो गई, 9,000 रुपए की। आपने हर महीने 9,000 रुपये देना शुरू किया, 1 साल में कितना दे दिया, 1,08,000 रुपये। लोन कितना लिया था, 20 लाख, 10 लाख सॉरी, 10 लाख में से 1 लाख दे चुके। आप तो यही लग रहा है 1 लाख दे चुका मैं तो भाई, आप जाइए वापस बैंक, बैंक आपको बताएगा आप तो 15,000 रुपये दे चुके अभी तक, बाकी कहाँ गया, इंटरेस्ट। बाकी कहाँ चला गया, इंटरेस्ट। तो ये सिस्टम्स बने हुए हैं इस तरह के। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, बैंक इसमें कोई गलती नहीं करता, और ना ही आरबीआई इसको कोई गलत मानता, ना ही इसको कोर्ट कुछ गलत ठहराती। अब आज आपका दिल कर रहा है कि मैं 10 लाख का 10 लाख उतार दूं, इमेजिन करो
1 साल बाद आपको लगता है कि मैं तो कर्जा सारा उतारूंगा। अब बैंक के पास आप पहुंचे 10 लाख रुपए लेकर, मान लो उसने 20,000 काट दिए, आप पहुंचे 9,80,000 रुपए देकर, 1,08,000 रुपए दे चुके हो, 9,80,000 रुपए और दे दिए। आप कितना दे दिया आपने? 10,82,000 दे दिया आपने, या 10,80 दे दिया, कुछ ही मान लो। 80,000 रुपये ब्याज दे दिया ना, कितने का? 1 साल का। 1 साल में बैंक ने आपसे कितना कमा लिया? 80,000। देखे तो अनजस्टिफाइड लग रहा है, और ना देखें तो चलने दो। यहीं पर वो इसी बेस को बना रहा है। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिया उन्होंने कि सिर्फ इस तरीके से आपने पेमेंट कर, तो उन्होंने क्या कहा कि दिस इज कॉल्ड पेनल्टी, दिस इज कॉल्ड पेनल्टी। एग्जाम्पल 10 था ये, है ना? 9 था ये, तो 10th एक बार और पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। A undertakes to repay B a loan of ₹10,000 by नहीं जा रही स्क्रीन से, एक सेकंड बेटा। ठीक, हाँ जी बेटे, अब पढ़ो। A undertakes to repay B a loan of ₹10,000 by 5 equal monthly installments with the stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its terms. वो कह रहा है कि ऊपर इंडियन लॉ ने पहले कह दिया ना कि हम तो पेनल्टी में और क्लेम फॉर डैमेजेस और आपके लिक्विडिटी डैमेजेस में कोई डिफरेंस ही नहीं मानते। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं, उन्होंने काम ही खत्म कर दिया। वो कह रहे पेनल्टी नहीं है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं। एक टर्म्स हमने कब देखी? जब गवर्नमेंट के साथ आपका कोई बॉन्ड साइन हुआ, तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड। पेनल्टी नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड है। आपने एग्रीमेंट साइन किया है कि अगर हम डिले करेंगे तो इतना देना ही पड़ेगा। वो भी आपका क्या है? डैमेजेस ही कह लो या पेनल्टी कह लो, हमारे लिए दोनों एक चीज है। जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो तो पेनल्टी होगी ना, डैमेज। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपको पेनल्टी लग रहा है, लेकिन वो कहला डैमेजेस रहा है। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। इंडियन लॉ तो पहले ही मना कर रहा है। इंडियन लॉ क्या कह रहा है? देखो, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडिटी डैमेज, पहले ही मना कर रहा है। कह रहा बस ये आपके सोच का खेल रह गया, सिर्फ मैटर कहाँ रह गया? सोच का खेल रह गया। और कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन हमारे हिसाब से कोई इंडियन लॉ कोई भी डिफरेंस नहीं मानता। तो आप सिंपल सा एक नोट लिखो पहले, हेडिंग ऑफ की वही हो गई, पेनल्टी एंड लिक्विडिटी डैमेजेस लिख ली थी। ये हमने हेडिंग लिख ली थी। क्या लिख लिया था इसमें? ये लिख लिया था ना आपने? आप फिर तो बढ़िया, बस इसमें तो कंप्लीट हो गया। आ जाओ जी। अब देखो, फिर भी आपको वो बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम डिफरेंस कुछ नहीं समझते कि पेनल्टी कहां पर आप इसको पेनल्टी मान सकते हो और कहां पर आप सिंपल डैमेजेस। तो आप लिखिए जरा, डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड डैमेजेस। लॉ कहीं डिफाइन नहीं कर रहा, वो साफ कह रहा है। इंडियन लॉ कहीं डिफाइन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या मानकर चल रहे हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है। लॉ ने कहीं इसको डिफरेंशिएट नहीं किया है। ये सिर्फ जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स पढ़े हैं उनसे डिफरेंस निकल कर आ रहा है। पहले बात ध्यान रखिएगा। पहला क्या डिफरेंस निकल कर आ रहा है? देखो जरा पहला, इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेजेस। कह रहा है अमाउंट जो है नॉर्मल डैमेज से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? पेनल्टी। तो लिख लीजिए फर्स्ट डिफरेंस, व्हेन sum payable for damages
is very excessive in nature, is very excessive in nature, with comparison of probable damage, with comparison of probable damage, is known as penalty. नोन मत लिखो बल्कि डीम्ड एज पेनल्टी कह लो। नोन तो वर्ड यहाँ पर हम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग कोई डेफिनेशन तो लिख नहीं रहे। डीम्ड एज पेनल्टी। सेकंड पढ़े जरा, अब क्या कह रहा है देखो सेकंड में। The expression used by the parties is not final. Sorry. Second. Where a sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, the latter sum is a penalty because more delayed payment is unlikely to cause damage. क्या मीनिंग का निकला इसका बताओ। ये ऊपर वाला एग्जांपल है। नहीं एग्जाम्पल नहीं है जो, अच्छा आप कह रहे हो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है वो उससे मैच कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, जो ब्रिज का रोड का एग्जांपल, रोड वाला एग्जाम्पल बिल्कुल वही है। एक बार फिर से पढ़ लो। कह रहा है वेयर अ सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, है ना, एंड लेटर सम इज पेबल एज पेनल्टी बिकॉज mere delay in payment is unlikely to cause damage। यानी यहां पर कंडीशन आ गई टाइम को लेकर, समझ रहे बात को, यहां पर कंडीशन आ गई टाइम को लेकर। तो लिखो when a certain amount to be paid after a certain date due to delay, after a certain date due to delay, डिले किस चीज का, ना ड्यू टू डिले ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू टू डिले ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू टू डिले ऑफ परफॉर्मेंस। सो वॉट एवर इज पेएबल इज नोन एज पेनल्टी। अभी डैमेज की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो ये बात हो रही है कि अगर डिले हो रहा है तो डिले में आपको ये भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर डिले हो रहा है तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन, जैसे सीए इंस्टीट्यूट तो ऑप्शन ये देता नहीं है, यूनिवर्सिटीज देती हैं ऑप्शन। आप जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रखा है कि भाई आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपका फॉर्म 10 तारीख तक आ गया तब तो कोई फीस डिले नहीं लगेगी, लेकिन 10 तारीख के बाद अगर फीस सबमिट करते हो और 20 तारीख से पहले करते हो तो 100 रुपया फाइन है, और 20 तारीख के बाद पे करते हो 30 तारीख से पहले तो 200 रुपया फाइन है। अगर आप जाएंगे, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज ने, बल्कि इग्नू में आप देखिए, इग्नू का कभी प्रोस्पेक्टस को पढ़कर देखिएगा, इग्नू के प्रोस्पेक्टस में यही है, ड्यू टू टाइम डिले दे चार्ज अ लिटिल बिट मोर। तो बेसिकली क्या हुई वो, एक तरीका पेनल्टी, क्योंकि आप डिले कर रहे हो। ठीक है जी, हमारे स्कूल में भी हुआ करता था लेट फीस चार्जेस, उसे पेनल्टी भी बोल सकते हो। लेट फीस चार्जेस क्या होता है ना, कि आप फीस टाइम पर पे नहीं करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट इज पेनल्टी।
बट सारा क्या है, एक्सप्रेशन। वो लोग क्या मानकर चलते हैं, उनका डैमेज क्या हो रहा है स्कूल का, कि आपने टाइम पर पे नहीं की फीस। आपके टाइम पर फीस पे ना कर पाने की वजह से स्कूल का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उन्हें भी तो आगे सैलरी पे करनी है, उन्हें भी तो ऐसे रेगुलर एक्सपेंसेस पे करने हैं, स्टाफ को पेमेंट करनी है, और बहुत सारी जगह पर उनकी अपनी पेमेंट्स फिक्स्ड होती है। करे अगर आप पेमेंट्स नहीं करेंगे और ऐसे आपके जैसे मान लो 100 पेरेंट्स ऐसे आ गए, तो स्कूल तो बंद होने की सिचुएशन पर आ जाएगा। तो उन 100 पेरेंट्स को एक मैसेज कि अगर लेट करोगे तो 100 रुपया रोज का। प्राइवेट वाले तो ज़्यादा लेते हैं, सरकारी वाले तो बड़ा नॉमिनल सा लेते हैं। प्राइवेट वाले तो 100 100 रुपये, 200 200 रुपये। सरकारी में ज़्यादा नहीं होती, वहाँ तो पता नहीं, शायद जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे होता था कि 10 पैसे फीस डिले चार्जेस। 300 रुपये हो गई अब। अच्छा, सरकारी स्कूल में इतनी फीस हो गई? अच्छा, चलो अच्छी बात है। केजरीवाल वाले स्कूल में बाकी सब फ्री बांट रहा है, स्कूल वालों से पैसे ले रहा है। अच्छा, स्कूल भी फ्री है, चलो अच्छा है। एजुकेशन में समझ में आता है कि एजुकेशन में कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीजें क्यों फ्री में करते हैं ये समझ नहीं आता। मेडिसिन वगैरह। हाँ मतलब कुछ नेसेसिटीज पे आ जाओ, मेडिसिन है, एजुकेशन है, उन्होंने जबरदस्ती की चीजें फ्री की हुई है। डीटीसी क्यों फ्री किया हुआ है पता नहीं, समझ नहीं आया। और सबसे बड़ा इशू तो मुझे डीटीसी का ये समझ में नहीं आया कि बस में चढ़ो और रेड टिकट खरीद लो, मतलब रेड टिकट लो। फीमेल्स को रेड टिकट लेना पड़ता है, पिंक पिंक टिकट लो। अब वो टिकट क्यों लो ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक लॉजिक। अभी ट्रेवल कर रहा था तो एक लेडी, उसने कहा रहा फ्री तो है फिर क्या लेनी टिकट, जब उसने बिल्कुल सही लॉजिक बोला कि जब फ्री है तो टिकट क्या लेनी। अब ड्रॉबैक सुनो, कह रहे अगर आपके हाथ में पिंक टिकट नहीं है तो 250 रुपये का चालान है। तो मैंने कहा ये क्या अजीब सी बात है, पिंक टिकट ना होने की वजह से 250 रुपये का चालान है, और जबकि टिकट फ्री है। तो मेरे तो समझ से बिल्कुल परे था कि ऐसा क्या चाह रहा है ये करना। और एक अजीब सी, मतलब 250 रुपये का चालान, अब वो लेडी जो 250 रुपये का चालान क्यों देगी। उससे कंडक्टर से पूछा कि भाई तेरे को क्या फायदा है पिंक टिकट का। कह रहा जी एक पिंक टिकट पे, सुनना कितनी अजीब सी बात है, एक पिंक टिकट पे हमें 10 रुपए मिलते हैं। मैं कहा तू कैसे प्रूव करेगा कि तूने कितनी पिंक टिकट बांट दी, मैं तो ऐसी बंडल फेंक दे बाहर कि चढ़ गई इतनी औरतें। क्या कहना मैं, कोई है कुछ पूछने वाला, तो ना तेरा कहीं कैमरा लगा हुआ, ना तेरा कोई ऐसा सिस्टम है, और कौन पूछेगा फोन पर या कैसे कि इस बस पे कौन कौन चढ़ा, कौन कौन सी औरतें, जरा हाथ खड़ा कर दो। कितना अजीब सा नहीं है केस। वो कह रहा जी क्या करें, मैं कहा टिकट अलग बटती है, छपती है, मतलब अब टिकट छपेगी तो उसका खर्चा आएगा, वो एक खर्चा। टिकट फ्री में बटनी है, किराया लेना नहीं, तो वो तो एक अलग नुकसान है ही है। दो तरह के नुकसान एक साथ झेल रही है दिल्ली सरकार, और फाइनली तो हम ही लोग जो टैक्स पे ही हैं। आप लोग तो खैर अभी नहीं हो इस बर्डन से बाहर हो, क्योंकि अभी आप टैक्स नहीं दे रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स दे रहे हैं टैक्स। तो फाइनली तो हमारे पैसे से ही चल रहा है सारा नुकसान, और हम सब खुश हो रहे हैं। पता नहीं, एक को पीछा नहीं छोड़ कर दे रहे हो, पता नहीं क्या कौन सा साइकिल ट्रैक बना के छोड़ेंगे। एक साइकिल बिकवाई नहीं, एक साइकिल कोई चलाता नहीं, साइकिल ट्रैक बना बना के करोड़ों रुपए लगा दिए उस पर। कैसी, हाँ, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसे मत बनाओ ना, कम से कम और कुछ नहीं तो टू व्हीलर ट्रैक ही बना दो। टू व्हीलर्स वाले खड़े होते हैं सारे कारों के पीछे,
कारों के तो एसी चल रहे हैं, और सबसे खतरनाक बस रेड वाली, कार वाली बस नहीं। वो तो ऐसे लगता है चलता फिरता बॉम्ब है वो तो। मतलब उसके तो मतलब 10-10 मीटर तक ऐसे लग रहा होता है कि हीटर चल रहा है भाई, इतना भयंकर हाल। नोबडी बॉदर्स, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब मस्त है अपने चलने में। हाँ जी बेटे, अब देखें जरा थर्ड वाला। आपको The दिख रहा है वहाँ? expression used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is in truth a penalty or liquidated damage. If the sum fixed is extravagant or exorbitant, the court will regard it as a penalty even if it is termed as liquidated damages in the contract. अब वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई लिक्विडेटेड डैमेज ही कहलाएगा। अब डिफरेंस वो हो गया ना कि जब इंडियन लॉ ने मना कर दिया कि हम तो डिफरेंस करते ही नहीं, तो बस सिर्फ कहने के लिए कोर्ट ने जस्ट दे देना है कि जरा एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो ये पेनल्टी है, अदरवाइज ये डैमेजेस है। तो आप इसमें वर्ड लिख लो, एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट, एग्जॉर्बिटेंट पेमेंट। और इसके आगे लिख लीजिए, कोर्ट विल regarded it as penalty, court will regarded it as penalty, although exorbitant मतलब कुछ extraordinary, although as per contract this is liquidated damages, although as per contract this is liquidated damages. फोर्थ, अब ये वाली बात आ गई जो मैंने कहा था कि पेनल्टी क्या होती है। पेनल्टी होती है सामने वाले के अंदर एक डर बिठाना कि अगर आप पे नहीं करोगे टाइम पर तो आपको ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट का बर्डन आएगा। देखो इसने वर्ड यूज किया है टेरर। देखो फोर्थ, द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज अ पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेरर of the offending party. The essence of liquidated damages is a genuine prerequisite pre-estimate of the damage. तरह दो तरह की चीजें हो रही हैं। मैं अगर कोई परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं कर रहा उससे जो आपको डैमेज हो रहा है वो तो लिक्विडेटेड डैमेज है, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं किसी डर से, वो जो डर मेरे अंदर बिठाना है वो पेनल्टी है। स्कूल की फीस पे करना, एक चार्ज लगाया गया 100 रुपया रोज का या 500 रुपया रोज का या कुछ भी इस तरीके का अमाउंट, वो पेनल्टी है जिसकी डर से आप टाइम पर स्कूल फीस पे करते हैं। या फिर अगर मैं दूसरे नजर से देखूं, आप लोग सुनते होंगे कि इंडियन पीनल कोड के अंदर किसी को ये सजा सुनाई गई। वो सजा बेसिकली क्या है, एक दिमाग में टेरर बिठाना ही तो है कि अगर आप ये क्राइम करोगे तो आपको ये पेनल्टी लगेगी। इंडियन पीनल कोड, पीनल, पीनल किससे बना, पेनल्टी से, पनिशमेंट, ये इसके मीनिंग है। जब ये डर आता है दिमाग में तभी तो प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग सुनते हैं चेक बाउंसिंग, सुनते हैं सभी लोग, चेक बाउंसिंग सुना है? क्या होता है चेक बाउंसिंग? डिसऑनर होना, चेक डिसऑनर होना, उसे चेक बाउंसिंग कहते हैं। पुराने जमाने में चेक बाउंसिंग एक सिविल केस हुआ करता था, सिविल केस, कोर्ट जाओ पैसे मांगो। एक दिन किसी सरकार की थोड़ी सी इसमें निद्रा टूटी, उन्होंने कहा इसे क्रिमिनल केस बना दो। उन्होंने अमेंडमेंट किया और हमारे सरदार जी ने उसको क्रिमिनल केस बना दिया। मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त, और वो जैसे ही क्रिमिनल केस बना सबकी हालत टाइट। क्या हालत टाइट? पेनल्टी क्या है? अगर आप चेक बाउंस करोगे, सुन लो ध्यान रखना, अगर आप चेक बाउंस करोगे
और मैटर कोर्ट तक पहुंच गया तो पहले आपको बेल करानी पड़ेगी अपनी, कि आप जेल ना चले जाओ। एडवांस नहीं, जब कोर्ट बुलाएगा। एडवांस तो एंटिसिपेटरी हो जाएगा। बेल कराने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि क्रिमिनल केस हो गया, कोर्ट ने उसको क्राइम बता दिया कि अगर आप किसी का चेक बाउंस करते हो इट्स अ क्राइम। अब आपको क्या कराना पड़ेगा, बेल करानी पड़ेगी। अब बेल कराने के लिए एक वकील चाहिए। इनडायरेक्टली क्या पेनल्टी लगा दी है, ये इनडायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, कि वकील करना पड़ेगा। एक वकील को कुछ तो फीस दोगे ही, जो फीस आपकी जेब से जाएगी वो अपने आप में क्या होगी, एक तरीके की पेनल्टी। अभी नया लॉ और आने वाला है, उसमें अमेंडमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है अमेंडमेंट। जितने रुपए का चेक होगा उसका 25% ऑन द स्पॉट फ्रंट पार्टी को पे करना पड़ेगा, जिसने बाउंस किया है और जिसको पैसे देने थे उसको 25% इमीडिएट देना पड़ेगा। मान लो 1 लाख रुपए का चेक है तो 25,000 रुपये तो वो दो, 5,000 रुपये वकील ले लेगा बेल कराने के, केस अलग चलेगा। और अगर केस हार गए तो जज के हाथ में है कि आपके ऊपर कितनी फाइन कितनी पेनल्टी लगाए, एज पर लॉ लगाएगा, एज पर लॉ ही। लेकिन उसमें है प्रोविजन, 6 महीने तक की सजा का प्रोविजन भी है जेल भेजने का। मुझसे पूछ रहा बैंक की गलती है चेक बाउंस हो गया, मैं बैंक की गलती की वजह से मेरा चेक बाउंस। बैंक की क्या, मैं समझा नहीं। बैंक की गलती की वजह से गलती मेरा की चेक बाउंस हो वजह, आप जल्दी जल्दी बोलते हो बड़ा। गया। मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो बैंक की गलती की वजह से चेक बाउंस हो गया, ये गवर्नमेंट में केस करके मेरा साथ वीजा वगैरह दिया। देखो बेटा, बैंक की गलती यहाँ पर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। मैंने जो आपको केस बताया वो बैंक की गलती का बताया, उस केस में गुडविल हर्ट हो रही थी तो वहां पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस लग गया है ना। बैंक की गलती अगर आप प्रूव कर दोगे तो बैंक के ऊपर केस आ जाएगा। गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर क्यों? जो कोर्ट के जरिए बिना बैंक के बैंक का नहीं समझा। एक मान लो बैंक की गलती थी, गवर्नमेंट ने उससे अनदेखा कर दिया, गवर्नमेंट ने अनदेखा कर दिया, गवर्नमेंट कैसे अनदेखा करेगी? सीधा मेरे पे केस डाल दिया किसने केस डाला आपके? गवर्नमेंट ने, जज गवर्नमेंट थोड़ी केस डालेगी। सामने उसकी पार्टी डाली। गवर्नमेंट क्यों केस डालेगी आपके ऊपर? वही तो है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चेक किसके बीच डील हुआ, चेक किस किस के बीच चला? आपने मान लीजिए, मान लो मेरे और आपके बीच चेक चल रहा है, आपने मुझे चेक दिया, मैंने पेमेंट के लिए चेक डाला, आपका चेक बाउंस हो गया, लेकिन गलती थी बैंक की, मैं आप पर केस डालूंगा और आप साथ में किसको पार्टी बनाओगे? आप बैंक को बनाओगे। यानी मैं तो आपसे ही पैसा मांगूंगा, मैं तो बैंक से मांग नहीं सकता। लेकिन आपको अगर ये पता है कि गलती बैंक की है तो आपकी तरफ से एक केस बैंक के अगेंस्ट फाइल होगा। सरकार तो इसमें है ही नहीं। बैंक की गलती की क्या केस बैंक की गलती के बहुत कम केसेस होते हैं जो इन्होंने कहा, लेकिन मैंने इनकी बात को ऊपर रख लिया है, तो वो मैंने इनकी बात को रखकर एग्जाम्पल दिया है। अब वो तभी पता चलेगा क्या बैंक की गलती है। बैंक की गलती अब क्या होती है, उसको कैसे डिफेंड करोगे, बड़ा मुश्किल केस है, क्योंकि बैंक अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माना जाता है ना। तो बैंक की गलती कम होती है, बट फिर भी कोई बैंक की गलती हो गई मान लो, तो बैंक के अगेंस्ट केस किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा मत सोचो कि बैंक के अगेंस्ट नहीं कर सकते, बट गलती एकदम से अगर आप पूछो कि उस मैटर में क्या गलती होगी तो वो डिपेंड्स। मान लो बैंक ने चेक ही खो दिया है ना, बैंक ने चेक खो दिया तो बैंक की गलती तो है। मैं इनसे पेमेंट मांग रहा हूँ, ये कह रहे हैं मैं पेमेंट दे चुका हूँ, अगर इनके पास वो एविडेंस है तो वो प्रूफ करना पड़ेगा। बैंक तो साफ बोल देगा मेरे पास तो कोई चेक जमा ही नहीं कराया। आजकल तो बैंक बड़ा खतरनाक हो गया है, बैंक तो आपसे चेक लेता भी नहीं, वो बॉक्स में डाल दो जी। अब उस बॉक्स में से कहाँ चला जाए चेक, क्या कहोगे? मेरे को खुद ताज्जुब होता है कि भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं एज पर लॉयर सोच रहा था, मैं कहा इस चेक इसमें से एक चेक हवा में उड़ के चला गया तो गए काम से। हाँ क्या पूछा? किसी और की ग्रेड कर दी है वैसे हाँ वो गलती हो सकती है, लेकिन वो तो इंटरनली रेमेडी हो जाती है, उसके लिए कोर्ट केस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा बहुत होता है, ऐसा तो बहुत होता है। मेरे पीयून ने क्या किया, पहले पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ, से 12-15 साल पहले, उस भाई ने, मैंने एक चेक जमा कराया
और मेरे को जमा कराना था पीएनबी की ब्रांच में। ध्यान से समझना, पीएनबी के अंदर मुझे चेक जमा कराना था, वो इंडियन बैंक में डाला है चेक, इंडियन बैंक की फॉइल भी भर दी, जो जो डिटेल मैंने बताई पीएनबी के बजाय सब कुछ इंडियन बैंक में भर दी, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी, सब कुछ भरवा, अब सब कुछ भर दिया उसने, तो भर के बैंक को दे दिया। पुराने टाइम पर बैंक स्टैंप लगा के आपको दे देता था, उसने स्टैंप लगा के दी, मैंने भी पुड़िया बना के पॉकेट में रख लिया, ठीक है हो गया काम। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाई इंडियन बैंक की, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इंडियन बैंक की फाइल है, मगर रेगुलर जाता रहता है, कहाँ गलती करेगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना पैसे ही नहीं आए, मैं फिर बैंक पहुंच गया, मैं कहा जी वो चेक जमा कराया था, पहले 6 महीने की लाइफ होती थी ना, अब चेक की 3 महीने की लाइफ हो गई है, तो मैं उसी हिसाब से कि भाई इससे पहले 6 महीने बीते हैं, देखो तो सही स्टेटस क्या है। स्टेटस देखा, बैंक कह रहा जी आपने तो हमारा जमा ही नहीं कराया, मैं कहा नहीं जमा तो कराया जी, मेरे पास काउंटर फाइल भी है, कह रहे जी ठीक है काउंटर फाइल ले आओ। बैंक से जान पहचान थी तो पहले काउंटर फाइल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब मैटर टेक्निकल हो गया तो काउंटर फाइल की जरूरत पड़ी। काउंटर फाइल खोली तो मैं ही शर्मिंदा हो गया, मैं कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है यार, मैं उसके पास जाकर क्या कहूँगा, कैसे लॉयर हो यार, आप ही ने गलत भर दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलो जी, अब मैं उस बैंक के पास पहुंचा जिसका चेक भी नहीं है और वो चेक लेके ही बैठा हुआ है, बट कितनी अच्छी सीख मिली, क्या प्रोसेस है। अब ये सोचो सोचो, अब आपको समझाए थे, फिर से खत्म होने वाली। ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में बैंक इस तरह के चेक्स को अलग रखता है बेटा, जो गलती से उनके पास आ गए, और उनके पास इतनी गलती कि उन्होंने उसे प्रोसेस भी कर दिया था, क्योंकि उन्हें क्या पता कि ये अकाउंट तो हमारे यहाँ ही नहीं, क्लरिकल ठप्पा लगा, चेक के ऊपर भी एक स्टैंप लगती है और डाल डूल के सब, अब चेक के ऊपर स्टैंप लगी तो चेक खराब हो गया। फिर मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा जी ये क्या करें, तो वो क्या करते हैं, फिर वो उसके ऊपर अपने पूरे काउंटर फाइल लगा कर देते हैं, साइन करके स्टैंप लगा के सब कुछ, कि भाई इस चेक को परसू किया जाए क्योंकि गलती से हमारे चेक में हमारे बैंक में आ गई और हमने प्रोसेस कर दिया। फिर मैंने उनसे वो चेक वापस लिया और चेक वापस लेने के बाद अपने बैंक में जमा कराया, सब कुछ संभाल के रखते हैं। नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ बैंक की मिस्टेक्स कम होती हैं, मिस्टेक्स नॉर्मली हमारी वजह से ज़्यादा होती हैं। बैंक को तो ये मानकर चला जाता है कि 99.9% चांस है कि बैंक ठीक ही हो। खैर, हाँ जी नेक्स्ट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो अमाउंट लिख लीजिए, हियर द अमाउंट is fixed and charged, amount is fixed and charged by the offending party which initially compel him to perform his duty, otherwise has to pay the charge which deemed to be penalty। ठीक है जी, पांचवा पॉइंट इसमें नहीं लिख रहे क्योंकि उसी बात को स्टैंड कर रहे हैं कि हम लोग पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं करते, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब लिखिए फटाफट, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिसाइड्स पेनल्टी, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिसाइड्स पेनल्टी मत लिखना, बिसाइड्स क्लेमिंग फॉर डैमेजेस, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिसाइड्स
क्लेमिंग फॉर डैमेजेस क्या क्या है? पहला सिंपल है, आप पढ़ चुके हैं। पहला रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हम पढ़ चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हैं हम, आप समझ लेना बेटा। रिसेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, ये आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है। आप ब्रीच कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर, रिसेशन। सेकंड लिखिए क्वेंटम मैरियट, याद है बताया था, क्या बताया था क्वेंटम मैरियट? क्वेंटम मैरियट लैटिन फेस आ गया फिर से, जितना काम हो चुका उतने के लिए पेमेंट, ये था क्वेंटम मैरियट। ठीक है जी, तो इसमें लिखिए पेड फॉर वॉट एवर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग परफॉर्म्ड, पेड फॉर वॉट एवर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है जी, इसमें लिखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और ये और एक्सप्लेन कर रहा है, एक नोट लिखो। क्लेम फॉर क्वेंटम मैरियट अराइजेज, क्लेम फॉर क्वेंटम मैरियट अराइजेज। सर क्वांटम मेरियट में पेड फॉर नॉट परफॉर्म नहीं आएगा कि जो हम काम करेंगे उसकी तो पेमेंट। ना 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 ना, मैंने कहा है पेड फॉर वॉट एवर हैड परफॉर्म, जो कर चुके उसके लिए तो पे करोगे ना, बाकी के लिए तो डैमेजेस हो गए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्लेम फॉर क्वांटम मैरियट अराइजेस, कब कब अराइज करता है? ए लिखो, ए वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड क्या होता है ना? अब अगर बेटे तीन तरह के होते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड है जिसमें आपके सारे सब कुछ ठीक ठाक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टी के बीच में, उसे वैलिड कहा जाता है। वॉइड होता है जो लॉ बाउंड कर देता है कि नो एज पर लॉ फोर्सेबल नहीं है, वो वॉइड है। नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या हो गया? वॉइड। वॉइडेबल क्या होता है? किसी अग्रीड पार्टी के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो वैलिड होगा या वॉइड। ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ वैलिड और वॉइड समझ लो। वैलिड क्या है? सब कुछ ठीक है। वॉइड क्या है? नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ ने मना किया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी वॉइडेबल मत समझो, एकदम से जल्दबाजी में नहीं समझाएंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है? व्हेन एन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, यानी जो लॉ इन्फोर्स कर ही नहीं रहा जिसके बारे में, और मैं कुछ काम कर चुका हूं आपके लिए, तो भाई जितना कर चुका हूं उसके लिए तो पैसे मांगूंगा ना, ठीक है? तो लिख लीजिए वॉइड एग्रीमेंट। सेकंड, समथिंग इज डन विदाउट ग्रेशियसली, समथिंग इज डन विदाउट ग्रेशियसली। ये ग्रेशियसली क्या होता है? ग्रेशियसली होता है जहां पर आप लव एंड अफेक्शन, दोस्ती यारी, रिलेशनशिप में कर जाते हैं काम, वो ग्रेशियसली कहलाते हैं। और जहां पर इंटेंशन ग्रेशियसली नहीं है, वहां पर तो आपको पैसे मांगने पड़ेंगे, क्वेंटम मैरियट लग जाएगा। किसकी? सर ने तो कहा कल के लिए कहा था, संडे के लिए कहा था। संडे के होगा कल का टाइम दिया गया अभी आई तो नहीं क्योंकि ट्यूसडे एंड थर्सडे तो अगले संडे पड़ा था। अच्छा, तो आपका वेडनेसडे एंड सैटरडे पड़ता है, तो आपका क्लास वेडनेसडे एंड सैटरडे। अच्छा दिव्या मैम की मंडे फ्राइडे या फ्राइडे। नहीं, मुझे सर ने बताया नहीं ऐसा कुछ, अगर है तो फिर अलग बात है, टाइम टेबल है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बट मुझे कुछ बताया नहीं था। मुझे भी नहीं बताया था।
सर एक डाउट है हाँ जी बोलो। सर, कोई चीज ग्रेशियसली नहीं कही तो हम क्या कहते हैं डैमेज क्लेम नहीं कर सकते? नहीं, आप गलत पढ़ रहे हो। अब पढ़ो ध्यान से, इसे लिखा क्या है। समथिंग इज डन विदाउट ग्रेशियसली, उसी के लिए आप क्लेम कर सकते हो जो आपने ग्रेशियसली नहीं किया। नहीं किया ना हम्म। सर? वॉइड एग्रीमेंट में भी हम कर सकते हैं क्या चीज? डैमेज क्लेम हाँ वॉइड एग्रीमेंट, वो तो लॉ के नजर में वो हाँ, है ना। लेकिन हमने क्या कहा है, जितना हम कर चुके आपके लिए काम, जितना कर चुके। कई देखो अभी इसमें आपको बहुत चलेंगे तो वॉइड एग्रीमेंट्स के भी टाइप हो जाते हैं कि कभी कभी स्टार्टिंग एक तो होता है वॉइड एबिनिशो, एक वॉइड होता है बाद में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से। हर चीज की वॉइड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उन केसेस की बात हो रही है जो वॉइड बाद में हो गए, जो वॉइड बाद में हो गए। जब इनिशियली जो चीज इलीगल है वो तो इलीगल हो गई, वहां पर तो फंस गए हम। लेकिन कई बार इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से वॉइड हो जाता है। जैसे मैंने आपको मान लीजिए मैंने आपसे एग्रीमेंट किया कि आपका जब जापान से जो सामान आना है उसमें से एक सामान मुझे दे देना। अब मेरा एग्रीमेंट हो गया आपके साथ फ्यूचर के लिए, लेकिन वो जो जापान से जो सामान आना था वो आपका किसी कारण से कैंसिल हो गया, तो वो जो हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। लेकिन मैं आपको अब जो पैसे दे चुका हूँ वो आप क्या कहोगे, अरे सर एग्रीमेंट वॉइड, भूल जाओ पैसे। कैसे हो जाएगा फिर? मैं क्वांटम मेरिट नहीं लगाऊंगा फिर तो सभी यही करेंगे। समझ गए बात? इसीलिए तो बचाव दे रहा है, लॉ हर जगह सोचता है। लॉ ने कहीं पर भी स्केप अपने आप का एस्केप वाला सिचुएशन नहीं बनाई कि आप यहाँ करोगे तो बच जाओ। यू कैन नॉट स्केप, आपको कहीं ना कहीं पर पकड़ लिया जाएगा। समझ गए? अच्छा एक मिनट उसे ज्वाइन कर लो। एक तो इसमें जूम में ना ये बड़ा चक्कर है, लेकिन वो तो लड़की मुझे कह रही थी कि इसमें एकदम से हो जाता है। अब फिर से स्टार्ट करूं? तो इस कमरे में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी पुअर है। हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? थर्ड लिखें जल्दी से। देखो अब ये कितनी, ये वाला आप देखो जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे ना, सी पॉइंट, ये एकदम से अलग है। पढ़ो जरा। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है? एक्सप्रेस होता है जो लिखित में हो या वर्बली एकदम सामने आमने हो, और एक इम्प्लाइड होता है बाय एक्ट, है ना, जो डीटीसी बस वाला हमने बोला था आपको। टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? देने पड़ेंगे। वो कह रहा है जो रेम्यूनरेशन के एग्रीमेंट है उनको साइड कर दो, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। रेम्यूनरेशन तो एक तरीके से सैलरी हो गई, उनकी बात नहीं कर रहा है ये। वो कह रहा है वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने कहा कि मैं 50 लेक्चर दूंगा और 50 लेक्चर में से मैं 20 लेक्चर आपको दे चुका हूँ, क्वांटम मेरिट लग गया कि नहीं लग गया? 20 लेक्चर के लिए, 20 लेक्चर के लिए क्वांटम मेरिट लग गया। यहाँ पर जबकि उसने बस ये आपको बोल दिया देयर इज नो एग्रीमेंट एज रेम्यूनरेशन, यानी सैलरी वगैरह को लेकर कोई पॉइंट नहीं। सैलरी होगी तो अलग से ट्रीट चल, ये चीज क्वांटम मेरिट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लगेगा, सैलरी एग्रीमेंट अलग एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, तो लिख लीजिए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ये एग्जाम्पल बता रहा है आपको
अगला देखो, when one party abandons or refuse to perform the contract, एक पार्टी अकड़ गई, मैं नहीं कर रहा, बताओ क्या करोगे? एक पार्टी अकड़ गई, मैं नहीं कर रहा, क्या करोगे? तो क्या करेंगे? कोर्ट क्या कहेगा? कितना पार्ट कर चुके कंप्लीट? ये ठीक है, आपने नहीं करा, ये करो कंप्लीट, ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म पूरी कर चुके हैं, इनको पे करो, क्वांटम मिनट लग जाएगा। तो लिख दीजिए, व्हेन वन पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर एक क्वांटम मेरिट नहीं लगेगा तो फिर तो हर पार्टी मना कर देगी, समझ रहे? अब जैसे मैंने कहा वो जापान का इनके साथ हुआ। सर वो स्टूडेंट तो आ गया, थोड़ा सा क्लास में। हाँ हाँ ले लेंगे, मैंने कहा जब है सर ने बोला है तो कोई इशू नहीं है, मेरे को पता नहीं था, अब मुझे पता नहीं था वो बात, ठीक है। मुझे आपकी लंबी क्लास लेनी थी। नेक्स्ट लिखो, ये जरा पढ़ो, कौन पढ़ेगा? नहीं ऊपर वाला, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, जो द पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट ले चुकी है, साफ साफ कह रहा है वो, कोई डिफॉल्ट कुछ नहीं है, नॉट इन डिफॉल्ट, हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तब क्या करोगे? अगर आप बेनिफिट ले चुके हो उस पार्ट परफॉर्मेंस का, एंजॉय भी कर चुके हो, तो यू हैव टू पे। तो लिख दीजिए, व्हेन पार्टी इज नॉट इन डिफॉल्ट, enjoy the benefit of part performance when party is not in default and enjoyed the benefit of part performance, क्वांटम मेरिट लग जाएगा, ठीक है, बस फुल स्टॉप। एक और फटाफट लास्ट पढ़ जाए इसका, When an invisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum, but the other party can make a deduction for bad works. ये तो हम बहुत पढ़ते हैं और बहुत सुनते हैं, बिल्डर्स के साथ बहुत होता है, इसमें बिल्डर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। बिल्डर के साथ आपका तय होगा कि मैं, मेरे को एक फ्लोर बनाकर दे दो, बिल्डर ने आपको फ्लोर बनाकर दे दिया, और आपको फ्लोर बनाने के बाद, कंप्लीट के बाद आपको पता चला कि कहाँ कहाँ उसने गलतियां की हैं, वो चीजें ध्यान से पढ़ लो। कह रहा है व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लंप सम इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड बट बैडली, द पर्सन हु हैज परफॉर्म्ड द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लंप सम, but the other party can make a deduction for bad work. क्वांटम मेरिट तब भी लगेगा, जो काम वो कर चुका है, अच्छा कर चुका है, उसके लिए तो आपको देना ही पड़ेगा, बैड वर्क के लिए आप जो डिडक्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें लिख लीजिए, क्वांटम मेरिट विल बी एप्लीकेबल फॉर contract performed in good, for contract performed in good, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं only deduction for bad part in good, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिडक्शन will be allowed for only bad part, deduction will be allowed only for bad part। हाँ जी,
आओ जी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट जहां पर आ जाए तो ये सूट का मतलब है केस, क्लेम, कुछ भी। यानी सूट मतलब आपने कोर्ट में केस किया किस चीज के लिए, कि भाई हमें इतना पैसा दो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि ऊपर हमने पढ़ा बैड पार्ट के लिए हमने क्या करना, डिडक्शन किया। ये तो हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तब बात सामने आई, लेकिन कई लोग बड़े एंथुजियास्ट टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पर बकायदा पूरी निगाह रखते हैं। मान लीजिए आपने एक रूम का जो साइज बताया था, जो भी एक साइज होता है, जैसे लोग कहते हैं 12x12, 15x15, अब वो गलती से 15x15 की जगह 14x14 का बना रहे हैं, फीट में होता है ना। आप पहुंच गए, मैंने बताया ना कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो बड़ा एंथुजियास्ट नेचर का है, उसने कहा भाई आज मेरा कमरा बनना है, ड्राइंग रूम बनना है, जाके खड़ा हो गया। उसने कहा जी नापो, नाप के दिखाओ, तो 14x14 निकला। उसने खोला कॉन्ट्रैक्ट, देखो 15x15। यहाँ पर कह रहा है वो सूट कर सकता है, उसने कहा रुक जा, यहाँ पर काम रोक दो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मैंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है 15x15 का साइज कमरा होगा, आप इसके अलग नहीं जा सकते। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों टूट गए ट्विन टावर्स? हाँ, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थी उसको ओवररूल कर गए, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ओवररूल कर गए। तो वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स थे उनके पास नक्शा था, वो कोर्ट पहुंच गए कि साहब देखिए इसमें तो 20 फ्लोर अलाउड है, इन्होंने 30 बना दिए। तो जो भी बना दिए, तो टूटने तो ऊपर के चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा ना जी, इन्होंने जो एरिया लिया वो भी गलत लिया, ग्रीन बेल्ट एरिया पे लिया। ये पहले से इस नक्शे में था ही नहीं, ये तो बाद में इन्होंने किया है, पैसा खिला, ये कर वो कर, फलाना ठिकाना। तो ऐसे करके पता चला कि टॉवर्स हो गए इलीगल, लेकिन स्टार्ट हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर क्या कह रहा है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप सूट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। अब मेरा जब कमरा 15x15 की जगह 14x14 बन जाएगा, कमरा हो गया छोटा, मैं बाद में डैमेजेस क्या मांगता रहूंगा? मैं कह रहा हूं मुझे डैमेजेस से मतलब नहीं है भाई, मुझे तो 15x15 से मतलब है, मैं डैमेजेस नहीं मांग रहा। अब चाहे तूने पूरी दीवार खड़ी कर दी, चाहे तूने क्या कर दिया, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो 15x15 चाहिए। तो वहां पर यही हुआ ना, बड़ा समझाने की कोशिश की सारे लोगों को उन्होंने। ट्विन टावर्स जिसका भी बना, यार मान जाओ, ये कर दो, फलाना दिखाना, तुम भी ले लो इसमें फ्लोर, तुम भी ले लो, ये सारे साम दाम दंड भेद सब लग गए। उन्होंने कहा नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट एरिया है तो ग्रीन बेल्ट एरिया ही है। खैर, तो उसने बोल दिया, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन on a suit for specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract। कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया पार्टी नहीं मान रही, जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं पूरी करो। जिसे कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो लिखो, when agreed party is not feeling damages as the remedy, not feeling damages as the remedy,
the other party has to perform according to the terms and condition of the contract. ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो सूट फॉर इंजंक्शन। ये एक तरीके का स्टे होता है इंजंक्शन, एक तरीके का क्या होता है ये स्टे। पहले एग्जाम्पल पढ़ो फिर लिखवाऊंगा। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 14। क्या किया उसने और कोर्ट ने क्या कहा कि भैया आप नहीं कर सकते ऐसा रिस्ट्रेंट, तो स्टे लगा दिए कि जो तुम कह रही हो ना ये नहीं कर सकते, यही करो जो लिखा हुआ। समझ गए? तो मैंने कहा इसे दिस इज लाइक अ स्टे। तो जरा आप पढ़ लो ऊपर वाली लाइन पढ़े, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज निगेटिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको निगेट कर रही है, इग्नोर कर रही है। द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर, यानी स्टे वाला ऑर्डर, रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू। समझ रहे हैं बात को? कोर्ट मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया उसने। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये मत करो, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या ये कि नहीं, तो क्यों कर रहे हो? वो करो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वो मत करो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। वही कह रहा है, देखो बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है। वो मत करो जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग व्हाट ही डिडंट प्रॉमिस, रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, जो नहीं प्रॉमिस किया उसको रोका करने से। ठीक है जी, तो लिख लीजिए इसमें सूट फॉर इंजंक्शन में, इन दिस केस कोर्ट में issuing an injunction order, कोर्ट में issuing an injunction order and restraining the offending party, restraining the offending party from doing what he not promised to do। समझ गए बात को? और सिंपल टर्म्स में क्या कह सकते हैं इसे? सिंपल टर्म्स में और करके लिखो, डू एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, डू एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। क्योंकि ये स्टार्ट ही नेगेटिव सेंस से हुआ था, उसने कहा ना निगेट, उसने वो करना शुरू कर दिया जो प्रॉमिस नहीं किया था, इसलिए कोर्ट ने उसको वहां पर रिस्ट्रेन कर दिया। एक छोटा सा और लिख लीजिए नोट, सेक्शन 75। हेडिंग से समझ में आ जाएगा। कह रहा है पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन। राइटफुली, जहां पर वो राइटफुली रिसाइंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, वहां पर कॉम्पनसेशन की बात की जा सकती है। देखो क्या लिख रहा है, अ पर्सन हु राइटफुली रिसाइंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट is entitled to compensation from for any damage
which he has sustained through non-fulfillment of the rightfully, जहां जिसको राइट मिल गया रिसाइंड करने का, जहां कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड करने का राइट मिल गया, वो क्या कर सकता है? कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ये सेक्शन 75 बता रहा है। एक बार जरा देखो एग्जाम्पल 16, फिर इसको लिखेंगे। एक बार 16 एग्जाम्पल देख लीजिए क्या कह रहा है। अब सिंगर के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि आप फला फला डे हमारे यहाँ आओगे। अब कुछ टाइम के लिए आया, उसके बाद बंद कर दिया सिंगर ने। अब सफर कौन कर रहा हूं मैं? क्योंकि मान लीजिए मेरे कैफे में या मेरे रेस्टोरेंट में हमने लिखा हुआ है डिनर विद सिंगर या समथिंग नाइट्स करके स्पेशल लोग लगाते हैं ना, तो वो हम लोग उसमें लिखते हैं कि भाई परफॉर्मेंसेज होंगी सिंगर्स के साथ और ये इस तरह की। तो उसकी वजह से हमें क्राउड मिलता है, क्राउड मिलता है तो हमें इनकम जनरेट होती है। अब उन्होंने आए और फिर मना कर दिया, तो उससे क्या होगा? मुझे नुकसान होगा। अब मैं कैसे कस्टमर को एंटरटेन करूंगा? कस्टमर को तो एंटरटेन वही कर सकता है जो सिंगर है। तो सिंगर नाइट बोल रहे हैं तो सिंगर ही कर सकता है, और तो कुछ हम कर नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में ये कह रहा है कि कैफे वाले ऑनर के पास क्या राइट्स आ गए कि उससे कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी रिसाइन कर सकते हैं राइटफुली। तो लिख लीजिए, a person who rightfully resigned the contract, rightfully का समझ लेना कि मीनिंग है कि जहां पर उसके राइट्स बनते हैं। ये वो वाला राइट नहीं है, करेक्ट वाला राइट नहीं है, ये राइटफुली जहां उसका राइट क्रिएट हो गया, अधिकार। राइटफुली रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस। ठीक है जी। इसको रिवाइज करिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास से आप आओ बेटा, आप मिस मत करना, क्योंकि 3 बच्चे मेरे ख्याल से आए हैं इस बीच वाले इस क्लास के बीच में, शायद आप दोनों और शायद आप भी अभी इसी चैप्टर के बीच में आए हो ना, बीच में मिस किया है आपने। अब नेक्स्ट क्लास से मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर हमारा जो चलेगा, एक ही बचा है छोटा सा कंटिंजेंट। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर कितने पेज का है? एक क्लास में खत्म हो जाएगा? हो जाएगा खत्म, जहां तक मुझे लग रहा है। एक 115 और 109 से स्टार्ट है, 6-7-8 पेज का ही, तो हम कोशिश कर सकते हैं इसे खत्म कर लें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। अब इसको क्या करना है? साइन आउट। नहीं आज कहाँ पर आता है मीटिंग एंड का ऑप्शन? स्टॉप रिकॉर्डिंग।